अच्छा, आपने नीतीश कुमार का ज़िक्र किया। हाल ही में बिहार की राजनीति में जो ये उथल-पुथल चल रही है, उस पे अब चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए का साथ दिया, सरकार बना ली, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में क्या पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें हो सकता है? देखिए बेनिफिट सियासत हर सियासी आदमी बेनिफिट तो देखता ही है। हुँ, मैं एकदम हम आपसे ओपन हार्टेड होके बोल रहे हैं आपसे। हुँ। लेकिन यूँ कोई बेवफ़ा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। हम 17 महीने साथ रहे। हमारे साथ क्या किया जा रहा था? जब अब हमारे कुनबे को, हमारे घर को ही ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी, तो हम समझते हैं कोई भी आदमी मेरी जगह पे उनकी जगह आप भी होती तो यही करती जो नीतीश कुमार जी ने किया। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म इतिहास देखिए 1995 से लेके 2 बार छोड़ दिए 23 तक के बीच में सिर्फ 2 टर्म हटा दीजिए। एनडीए के साथ अच्छा रिलेशन रहा है। तीसरी बात ये है कि एक नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा एक के विकल्प दे दिया था नरेंद्र मोदी के सामने हुँ, कि 28 पार्टियों को एकजुट करके बिहार में एक प्लेटफ़ॉर्म पर ला देना कि नरेंद्र मोदी के सामने लाए। लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लालू यादव ने कुछ नहीं किया। धीरे-धीरे बिखरता चला गया। तो उन्हें लगा कि जब ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे अच्छा हम जहाँ थे वहीं चले जाएँ। कम इसी बहाने केंद्र से जिस तरह से ये मैं यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो अपने बेस पे तो हम कर ही रहे हैं। केंद्र की भी सहायता चाहिए, तो 2 राज्यों के बीच में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात फ़ायदा होगा। तो ये तो फसल रियलाइज़ेशन ओवरनाइट हो गई? जी। ओवरनाइट हो गई ये रियलाइज़ेशन? नहीं, ओवरनाइट नहीं हुआ, लेकिन ये हम बता रहे हैं भी बात तो पहले से देखिए वो बड़े नेता क्या सोचे हमसे तो बात नहीं, लेकिन जो हमने देखा परसेप्शन बना और जो 2-4 महीने से देख रहे थे हम लोग, तो मुझे हम लोग की भी खदशा चल रहा था। अब कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारी बात है जो प्रशासनिक के मामले हैं, वो हम उसको नहीं बोल सकते चूँकि हम ऑथराइज़ नहीं हैं। हुँ। अंदर कुछ और बातें होंगी। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी की सौवीं जयंती के अवसर पे कहा कि हम बिहार के हित में जो अच्छा होगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो उसी दिन हम लोग को अंदेशा हो गया था कि वो अच्छा। ऐसा हो सकता है। हुँ। और उन्होंने लॉजिक भी दिया कि हम इससे ज़्यादा बिहार की तरक्की के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं भी जा सकते हैं। हुँ, उन्होंने किया, ये नहीं कहा कहीं जा सकते हैं, हुँ। लेकिन लोगों ने अपना एक उसका मीनिंग तो निकाला, अंतो गत्वा गए। और मैं समझता हूँ ये गठबंधन टूटने में सबसे बड़ा दोष अगर है तो आरजेडी और कांग्रेस का है। अच्छा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वही हालत है। अब आपके वेस्ट बंगाल को उठा के देख लीजिए, वही क्या है, ममता बोलती है हम अकेले लड़ेंगे। ये कहते हैं कि सीट का शेयरिंग है, बाबी जल्दी है। केजरीवाल साहब अलग ही बोले, पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। फिर बम्बई में देखिए तो वो अलग कहानी बन गई। उत्तर प्रदेश में आप जयंत जयंत बोलते हैं कि नहीं हम एहसान कैसे भूल जाएँ, वहाँ अलग करें। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने के लिए? तो सब बिखर के रहे तो हम अपना क्यों? हम थे पहले, हम 16 से 17 सीट हम जीते थे, फिर इस बार जीतेंगे 40 से 40 सीट जीतेंगे। जब विपक्ष में इतना सब कुछ बिखरा हुआ है, तो आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन कुछ नहीं, आप देखिए हाशिए पे जाएगा। हुँ, एब्सोल्यूट एकदम कंफर्टेबल मार्जिन से हुँ। मतलब सरकार बनेगी। नज़र तो मुझे भी नहीं है, सियासत का जो तजुर्बा हम देख रहे हैं, जी। मुझे तो नहीं लग रहा था ये इंडिया गठबंधन का। हाँ, साउथ में कुछ इनका इम्पैक्ट है, हुँ, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। बहुत तो साफ-गोई से बात नहीं करते हैं, तिल का मतलब बहुत बढ़ा के बोलते हैं, लेकिन साउथ में इम्पैक्ट है। लेकिन जहाँ था वही काफ़ी है जीतने के लिए। हुँ। हम ये थर्ड टर्म मोदी जी सरकार में आ रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक कोई नहीं नहीं है। हो सकता है। आप देखिएगा थर्ड टर्म हम फिर पीएम बनेंगे वो। अच्छा, जिस तरह से ये सारी उथल-पुथल हो रही है, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, उन्हें जेल में जाना पड़ा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है पूरे सिनेरियो पर? देखिए अगर मैंने कहीं कहीं आग लगता है लगती है तभी धुआं निकलता है। हम भी तो यहाँ बैठे हैं, मुझे ईडी ला दी, मेरे पे क्या है, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां होती हैं जिसका सबूत मिलता है, उसके ऊपर भाई अपना एक्ट करती है। अगर वो कोर्ट सबसे बेस्ट हम न्यायपालिका पे सबको विश्वास है, होना भी चाहिए। तो कुछ सबूत मिले होंगे इस पे। ईडी भाई बार-बार उससे डिमांड किया जा रहा था कि आप आइए, बताइए, बाद नहीं जाएँगे। तो सबूत कुछ मिला होगा तभी, ऐसे तो कोई जाता नहीं। नीतीश कुमार जी पे क्यों नहीं ईडी लगा दिया आपने? वो तो 17 साल से 18 साल से सीएम है। वो बहुत पूरे बिहार का मालिक है, बहुत पैसा रखे होते हैं। इसका मतलब इनका कुछ है नहीं। तो कहीं न कहीं कुछ नज़र आया होगा, कुछ सबूत मिला होगा, इसके आधार पे हुआ। लेकिन दोनों पक्ष उसको उस पक्ष को भी
अपनी बात रखने का हक है। अब सुबह सेन से आज आज तो शायद उनका वो जेल चले गए। वो ईडी का जो न्यायिक हिरासत खत्म हो गया, अब जेल गए हैं। अब उनके वकील पेश करेंगे, बाद में देखिए अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी तो एक्विटल हो जाएँगे, अगर दोषी होंगे तो सज़ा मिलेगी। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ आपका जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है, लगभग हर फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड होते हैं, वो आते हैं। इन इन जो नज़दीकियों का कारण है वो क्या समझते हैं आप? अब उनकी मोहब्बत, वो गार्जियन हैं और हर वो गार्जियन चाहता है कि अपने छोटे की हौसला अफ़ज़ाई करें। जब भी मैंने कहा कि मेरे यहाँ प्रोग्राम है, वो आए, 2 बार आए भी। हम जब पटना में थे, दिल्ली में भी एक प्रोग्राम हम लोग किया था, ये लोग सब लोग थे। अशरफ जी कोठी में अफ्तार पार्टी किया था, वहाँ भी आए थे। जब पटना आया तो हमारे दिल में बात आई कि एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, एक शिया कम्युनिटी के हिसाब से भी, एक और हमारे साथ लोग हैं, प्रोग्राम होना चाहिए। 2 बार किया, दोनों बार आए। और दूसरी बात, नीतीश जी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनको भी इज़्ज़त देते हैं। और ये तो सवाल कि उनसे ही पूछिए कि आप इतनी इज़्ज़त क्यों देते हैं? बहरकैफ उनकी मोहब्बत है, कर हमें नहीं, जो लोग वाक़ई अब ईमानदारी से काम करने वाले हैं, करते हैं, तो उनकी निगाहें उन लोगों पे होती हैं। हुँ, हुँ। अब हम भी जब भी आए थे तो हमने ये कहा था कि कफ़न में पॉकेट नहीं होता है। हम वक्फ बोर्ड में मेरी कभी इच्छा नहीं थी आने के लिए। मुझे उन्होंने बनाया और विजय चौधरी साहब जो हमारे अभी अब तो शिक्षा मंत्री हैं, उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक़्त स्पीकर भी थे। उन्होंने कहा कि आप सँभालिए। और बल्कि जो हालात इस वक्फ बोर्ड के थे, उसको पूरी बदनामी कम्युनिटी में हो रही थी। जी। तो हमने चलिए, बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर और कुछ बड़े अफ़सर लोग, मुस्लिम और शिया अफ़सर लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि आप सँभालिए, चूँकि शिया कम्युनिटी में आपके जदयू में उतना बड़ा कोई नहीं है। तो मजबूरन मुझे मैं चलो पटना चलते हैं। तो 3 साल से हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ आने का नतीजा ये हुआ कि बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के इतिहास में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इतना बड़ा इतिहास में एक नीतीश जी ने मेरे पे एहसान की, मेरे पे नहीं बल्कि हम तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के साथ-साथ कम्युनिटी पे, कि एक बहुत बड़ा आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें 40 करोड़ के आस-पास उन्होंने दिया है। और जैसे आप जाएँगे सब्ज़ी बाग में अंजुमन इस्लामिया, तो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे भी एक ऐसी बिल्डिंग बने, जो आज तक इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, जो नीतीश कुमार जी ने किया है, वो हमारे रिजीम में हुआ। उनकी दया, मेरी मेहनत, अब बाकी चूँकि उससे सबको फ़ायदा होगा। अब G+5 है, 1,22,000 या 20,000 के आस-पास समझिए स्क्वायर फीट का बनेगा वो। जी, मतलब 5 G+5 1.4 एकड़ में है। तो बहुत अच्छा भव्य बिल्डिंग बनेगा, बहुउद्देशीय बिल्डिंग है। और उसमें मैरिज हॉल भी है, लाइब्रेरी भी है, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं। तो उससे वक्फ बोर्ड को फ़ायदा, आवाम को भी फ़ायदा, कम्युनिटी को फ़ायदा। जहाँ 5 लाख रुपया में मैरिज हॉल मिलता है, वहाँ 50, 60, 70, 80 हज़ार मिलेगा। हर कौम के लोग आके उसमें बुक कराएँगे। तो एक चैरिटी भी हुआ, वक्फ का इनकम बढ़ा, सरकार ने अक़लियत के साथ जो वादा किया उसको पूरा भी किया। ये सब काम है, मैं उनका एहसानमंद हूँ। और चूँकि एहसानमंद मैं इसलिए हूँ कि आज तक नहीं हुआ, मेरे रिजीम में हुआ। 22 तारीख को हमको लगता है, इसी 22 तारीख को टेंडर ओपन हो जाएगा। तो शायद अगर कहीं आचार संहिता लग जाए तो हो सकता है कि आचार संहिता इलेक्शन बाद उसका संग बुनियाद रखा जाए। अब मेरी कोशिश रही कि आचार संहिता 10-12 के बाद या मार्च के बाद अगर शुरू हुआ, तो इस बीच भी हम चाहेंगे संग बुनियाद उसका शिलान्यास किया जा सके।